हम चाहते हैं सबसे पहले हम सभी मिलकर उस शांति को अपने अंदर आवाहन करें। वो शांति जो हर सवाल का, हर समस्या का समाधान है। मुझे याद आता है, रिसेंटली एक जनरल पढ़ रही थी और इस जनरल में एक बहुत अच्छी बात जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे समझने को मिला। उन्होंने कहा कि लोग समस्याओं के समाधान के लिए टॉक्स रखते हैं। यस, टॉक्स रखते हैं, मीटिंग्स रखते हैं, कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं ताकि समस्याओं का वो समाधान निकाल सके। लेकिन उनका कहना था कि समस्याओं का समाधान टॉक्स से, मीटिंग से, इन सब से भी ज़्यादा तब होता है जब हम एक साइलेंस का अभ्यास करें, शांति का अभ्यास करें। तो चलिए कुछ क्षण के लिए उस शांतमय पल में बैठें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ पर्सनली कि अगर आप हो सके मोबाइल को भी साइलेंस में रख दीजिएगा ताकि वो मोबाइल में भी शक्ति भर सके। तो लेट अस कीप आवर मोबाइल्स इन साइलेंस मोड so that we can enjoy the session. तो चलिए शांति में बैठें।
थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर सा हमने ये गीत सुना। जब हम कोई खेल खेलते हैं और वो खेल की भावना से खेलते हैं तो हम मुस्कुराते हैं, लेकिन जब उस खेल की भावना के अंदर और ही प्रकार का द्वंद्व जब मिक्स हो जाता है तो वही खेल जो हमें मुस्कुराहट देती है, वही खेल जो हमारे अंदर खुशी पैदा करती है, वही खेल हमारे लिए कई बार नफरत, ईर्ष्या, द्वेष का कारण बन जाता है। यस और नो? और जब ये ऑपोजिट साइड हो जाता है, इन नेगेटिव भावना कहो या व्यर्थ भावनाएं जब हमारे अंदर आने लगती है तो छोटी छोटी बातों को हम दिल से ले लेते हैं। ऐसा आप सबको नहीं लगता? हाँ, एक छोटा सा उदाहरण मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। समझिए, आप सब अगर ये उदाहरण के तौर पे देखिए कि आज अगर आपका जन्मदिन है, कैसा लगेगा? बड़ा अच्छा लगता है। और आज के दिन अगर कोई आपको आकर कोई भी बात कहता है या कुछ बात हो जाती है तो कहते छोड़ो, आज का दिन छोड़ दो, नहीं, उसको बड़ी लाइटली ले लेते हैं। और आम दिनों में अगर वो छोटी सी बात होती है तो बड़ी तरीके से ले लेते हैं। समझो आज आपका जन्मदिन है और आपका मित्र भूल जाए कि आपका जन्मदिन है, तो मैंने देखा कई बार हम उनके सामने जाते हैं, आसपास के व्यक्ति पूछ रहे हैं आज कुछ स्पेशल है क्या, वो मुस्कुरा रहे हैं हम, लेकिन हमारा फ्रेंड फिर भी भूल गया कि हमारा जन्मदिन है। उस समय कैसा लगता है आपको? बड़ा मज़ा आता? हाँ, बड़ा मज़ा आता। और ये सीक्वेंस चलते चलते जब तक रात होती है, और रात को जब मित्र कहता है अरे सॉरी मैं तो भूल ही गया आज आपका बर्थडे था, और बड़े सूखे तरीके से हैप्पी बर्थडे टू यू कहे, तो उस समय आपको कैसा लगता है? फिर मन में बड़ी प्यार वाली भावनाएं उत्पन्न होती हैं। या कौन सी भावना उत्पन्न होती है? कहेंगे कई बार हमने देखा मन में कहते हैं आने दो इसका जन्मदिन, आने दो इसका जन्मदिन, मैं भी नहीं भूल गया तो देखना। लेकिन जैसे जैसे हम इस आध्यात्मिक मार्ग में चलना शुरू करते हैं, और ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा मार्ग है जिसे हम कहते हैं ये मनोरंजन का मार्ग है। लोग इसे कहते हैं कि ये तो साधना का मार्ग है, लेकिन अगर हम बहनों से पूछें तो हम तो कहते हैं ये मनोरंजन का मार्ग है। अर्थात हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उसे एक मनोरंजन यानी ड्रामा के रूप में देखते हैं। ऐसा ही है ना? ये संसार भी तो नाटक ही है और चल रहा है, हर कोई अपना एक्ट कर रहा है। अगर रामायण में रावण नहीं होता तो फिर रामायण होता ही नहीं। तो वो भी एक एक्ट है, हर चीज़ एक एक्ट चल रही है। और हम इस स्पिरिचुअल लैंग्वेज को, इस स्पिरिचुअल ज्ञान को जीवन में धारण कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में हम आपके साथ आपके ही विचार और आपके ही कुछ दिए हुए प्रश्न और आपकी ही भावनाओं को यहाँ एक टॉक शो का रूप दे रहे हैं। और आप सभी के सामने हम अपने गेस्ट को यहाँ आमंत्रित करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं मीरा दीदी को आमंत्रित करना चाहूँगी। आदरणीय मीरा दीदी जी, आपने दीदी का परिचय तो कल देखा ही है, उनको सुना ही है, उनके ऑरा को भी, उनके भाषा को भी और भावनाओं को आपने अनुभव किया है। ऐसे आदरणीय मीरा दीदी का मैं स्वागत करना चाहूँगी। आइए दीदी जी। साथ ही साथ मैं भ्राता सूर्य प्रकाश राव जी को भी आमंत्रित करना चाहूँगी। भ्राता सूर्य प्रकाश राव जी, साथ ही डॉक्टर पीसी मोहंती भाई जी, मैं आपको भी आमंत्रित करना चाहूँगी। और सोहन लाल भाई,
सोहन लाल भाई को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। तो चलिए, आप सब जानते हैं जून का मास हम इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। यस। और उस दिन हम बड़ा 21 जून को बहुत योग करते हैं, योग एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, जून मास जो है वो फॉरगिवनेस का मास भी होता है। आपको पता है 30 जून जो है वर्ल्ड फॉरगिवनेस डे मनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सबको क्या करो, दिल से क्षमा करो। तो इस टॉक शो की शुरुआत करने से पहले मैं अपनी बहनों से बहुत नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि वो मंचासीन सभी महानुभावों का फ्लावर्स से और बैच से स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच। आप सबके सामने मैं थोड़ा संक्षिप्त में हमारे मेहमानों का परिचय कराना चाहती हूँ। हमारी दीदी का परिचय तो अपने आप में विशाल है, लेकिन मैं आपको साथ में ये भी परिचय में देना चाहूँगी। कल आपने बहुत कुछ दीदी के बारे में सुना है। प्रोफेशनली ये कई वर्षों तक बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐसे बैंक मैनेजर कार्य कर चुकी हैं। अनेक लोगों के संपर्क में आई हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ऐसे पोजीशन में कार्य करते हैं तो अनेक प्रकार के लोगों के साथ भी हमारा संपर्क होता है, व्यवहार होता है, और कईयों का प्यार भरा होता है तो कईयों का व्यर्थ भरा भी होता है। तो उनके अनुभवी हैं, और जब से ये इस साधना के मार्ग में जुड़ी हुई हैं, कई भाई बहनों का जीवन इन्होंने मार्गदर्शित किया है। रोते हुए इनके पास आते हैं और इनके तरह ही मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाते हैं। ऐसा इनका व्यक्तित्व, और इस व्यक्तित्व के वो धनी हैं आदरणीय मीरा दीदी। साथ ही साथ मैं सूर्य प्रकाश भाई का भी आमंत्रण बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। सूर्य प्रकाश भाई जो रिटायर ग्रुप कैप्टन हैं इंडियन एयरफोर्स से, जो 33 इयर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। बहुत सारे फ्लाइट्स इन्होंने उड़ाए हैं। अब मैं ये देख रही थी कि इनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस 2200 हावर्स का है, यानी घंटों का है। एंड वी आर प्राउड फॉर आवर इंडियन एयरफोर्स ऑलवेज। यस। साथ ही साथ हमारे सामने इस समय डॉक्टर मोहिंती जी भी हैं, जो डायरेक्टर हैं टैलेंट सिग्मा इंडस्ट्री के, ट्रेनर भी हैं, कईयों का जीवन मार्गदर्शित भी करते हैं। और साथ ही साथ सोहन लाल भाई जी भी हैं हमारे साथ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सोहन लाल भाई, जो सुप्रिटेंडेंट है हमारे जयपुर सर्कल के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आजकल ये डिपार्टमेंट इतना फेमस हो गया है कि हमें ऐसा लगता है हमारी खोई हुई संस्कृति को ये ढूंढ के निकाल रहे हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस टॉक शो में आना स्वीकार किया। अब इस टॉक शो को बढ़ाते हुए मैं एक छोटा सा, जिस प्रकार आप सबके सामने उदाहरण रख रही थी कि हमारा बर्थडे है और हमारे मित्र ने हमें विश ही नहीं किया, और रात को बड़ा सूखा सूखा विश किया। और सूखा भी कैसे कि अरे मैं तो भूल ही गया, सारे दिन ना व्यस्त था, पता ही नहीं चला कि आज दिन क्या है। और क्या बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं इसके आगे, आज पता ही नहीं था क्या दिन है। और जब रात को मैंने डेट देखा तब मुझे याद आया आज आपका जन्मदिन है। इतना सब सुनने के बाद वो लास्ट में एक शब्द कहते हैं, सॉरी, आई एम वेरी 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 सॉरी।
जब इस तरह का शब्द सुनते हैं, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, तो मैं आप सभी ऑडियंस से पूछना चाहूँगी, क्या आप उन्हें माफ़ कर देते? हाँ, कुछ के हाथ खड़े हैं, कुछ के नहीं। तो मेरा पहला सवाल ही ये आप सभी महानुभावों से है। सोहनलाल जी, मैं पहले आपसे ही पूछना चाहूँगी, क्या केवल आई एम सॉरी कहना या ऐसे कहने से हम उन्हें माफ़ कर सकते हैं? एक्चुअली सॉरी कहना, सॉरी के कहने के, सॉरी मांगने के और माफ़ करने के कई भाव होते हैं। तो अल्टीमेटली हम तो माफ़ करने वाले ऐसे ज़्यादा बड़े स्पेशल नहीं होते हैं। माफ़ तो हमें करना ही होता है, पर ये तो अपने अपने भाव होते हैं जो अपन प्रकट करते हैं, जो अगले को भी थोड़ा सा ये फील कराते हैं कि चलो ना अगले ने फील किया है ये बात। या जैसे अभी सोहनलाल जी ने कहा कि माफ़ तो करना ही होता है। यस, माफ़ तो करना ही होता है क्योंकि हमें संबंधों को निभाना होता है। ऐसा ही है ना, माफ़ करना है क्योंकि संबंधों को निभाना है। क्या ये भावना से माफ़ करना सच में माफ़ करना होता है? मैं मोहंती भाई जी आपसे पूछना चाहूँगी। माइक। तो मेरा पर्सनल फीलिंग्स ये है कि तो मैं तो माफ़ कर दूंगा, अपना पर्सनल फीलिंग है। इसीलिए कि मुझे एक पिक्चर था रोटी, जिसमें राजेश खन्ना जी का पिक्चर था और किशोर कुमार ने गाना गाया था कि यार हमारा बात सुनो, एक ऐसा इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो ये सारी मिस्टेक्स हम में भी कई बार हुआ होगा एंड उससे भी कई बार हुआ होगा। ये इतना कुछ एक बड़ी बात नहीं है कि एक मेरा बंधु जिसके साथ मेरा पिछला इतना सारी एक्सपीरियंसेस है, अच्छा सुखद एक्सपीरियंस है, वो अगर भूल गया कुछ देर के लिए, कुछ चीज के लिए, तो मैं तो उसको माफ कर दूंगा जरूर। बड़ी सुंदर भावना इनने कहा कि वो प्रेजेंट में जो गलती हुई है या जो भूल चूक हुई है उसको ना देखते हुए जो हमारे पास्ट में उनके साथ के बड़े मीठे अनुभव हैं, उन मीठे अनुभवों को याद करें तो माफ़ करना आसान हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है सूर्य प्रकाश जी कि जब वो बात घट रही होती है, उस घटना में हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि पिछला किया हुआ कुछ भी हमें याद नहीं रहता। वो क्षण में हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं सूर्य प्रकाश भाई कि जो पिछला हमारा किया हुआ है, जो भी अच्छा किया है, मदद किया है, उस क्षण में पता नहीं वो कहाँ खो जाता है और हम तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये इस तरह का सिनेरियो ऐसा क्यों होता है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ओम शांति। ये जो आपने अभी सवाल किया है, इसका मेन कारण है, हम ऑलवेज कहते हैं कि मेमोरी शॉर्ट लिव्ड। जो भी हम 10 या 1000 अच्छाइयाँ हो, लेकिन एक जगह अगर किसी के साथ असहमति हो तो वो सबको हम भुला देते हैं। और एक छोटी सी मेरी सजेशन यहाँ पे है कि अगर हम दीदी से स्टार्ट करें और इनको बोलें कि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताया जाए, और उसके बाद हम सबका भी व्यूज़ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एक छोटा सा वाक्य मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। हम बात कर रहे हैं फॉरगिवनेस की, बट इसका मेन कारण क्या है अगर हम उसमें जाएं तो वो बेसिकली आता है एग्रेशन से। आज इंसान या आत्मा, हम यहाँ पे आत्मा का पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्रेशन हमें बचपन से कूट कूट के भरा जाता है हमें, और ये बताया जाता है कि हमें हर चीज़ का जवाब देना है और देन एंड देयर सफिशेंट फोर्स में और क्वांटिटी में देना है। तो इसके चलते जो है ये फॉरगिवनेस का जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसका मेन कारण है सब में एग्रेशन है, छोटे बच्चे में भी। यहाँ तक जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि किसी से पिट के नहीं आना,
और ख़ास करके आप समझेंगे कि अगर कोई दो भाई भी पढ़ते हैं एक ही स्कूल में, भाई बहन भी, तो भाई भी बोलता है सब कुछ मैं तेरा माफ़ कर दूंगा, लेकिन किसी से अगर तू मार खा के आया तो तेरी पिटाई मैं पहले करूंगा। तो ये सोसाइटी का एक स्टार्ट पॉइंट है। तो मैं चाहता हूं कि दीदी एक बार व्यू डालें इस हाँ पे, जी, हाँ जी, उसके सूर्य बाद वी विल प्रकाश। टेक ऑन द क्वेश्चंस। वी थैंक यू। लाइक टू एक्चुअली सम अप बिकॉज हमारे सामने कुछ सवालें हैं सबके, हमने लिए हुए हैं। और इस बात पे हम दीदी से यही जानना चाहते हैं, क्योंकि दीदी आप इतने सारे लोगों से व्यवहार करते हैं, कई सारी बातें मैंने स्वयं भी इनको पर्सनली देखा है, कई बातें इनके सामने आती हैं, बात आती है, सुनते हैं, और जैसे ही कमरे के बाहर आते हैं तो बात ऐसा लगता है जैसे बात हुई नहीं है, तो इतनी सहजता से ये छोड़ देते हैं। तो ये जो इतनी सहजता से छोड़ना, यानी इतना इजी एटीट्यूड बनाना, दीदी ये कैसे पॉसिबल है? ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। वैसे मैं हमेशा मेरे सामने रखती हूँ कि टू एरर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। तो हमें अपने जीवन में डिवाइन वर्च्यूज़, दैवी गुण, वो हमें लाने हैं। क्षमा करना एक डिवाइन वर्च्यू है। यहाँ तक भी कहा गया है कि हमारे जीवन का ये मूल्य भी है, क्योंकि अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो हमें स्वयं को बहुत नुकसान होता है। क्षमा करना, किसी ने कुछ मिस्टेक किया है, किसी ने कुछ रॉन्ग किया है, अब रियलिटी में मिस्टेक किया है, रॉन्ग किया है कि नहीं, वो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन हमें ऐसा लगा, मुझे ऐसा समझो कि लगा कि सामने वाले ने मिस्टेक किया है, रॉन्ग मेरे हिसाब से, मेरे स्वभाव संस्कार के अनुसार उसने रॉन्ग किया है। तो मैं अब क्या करूं? क्या उसका पेन मैं अपने मन के अंदर रखूं और मैं इतना बोझ लेकर के मैं चलूं? वैसे भी हम देखेंगे कि लाइफ के अंदर कितने सारे कार्य करने होते हैं और उसमें मैं स्वयं अपने आप को क्या गार्बेज कलेक्टर बनाऊं कि कलेक्शन करूं क्या गार्बेज का? ये तो किचड़ा है ना, तो किचड़े को मैं क्यों मेरे में जमा करूं? अगर हम अपने में जमा करेंगे तो दुर्गंध किसको मिलेंगी, मुझे या उसको? वो तो ऐसा एक्ट करके निकल गए, चले गए, और मैं वही सोचती रहूं, तो समझदारी की तो कोई बात नहीं है उसमें। इसीलिए हमेशा अपने जीवन के अंदर 5 आर हमें याद रखना है। पहला जो आर है वो है रिग्रेट। कुछ भी ऐसा हमारे खुद से हो गया तो हम उसको क्या करें? उसके ऊपर सोचे और रिग्रेट कर दे, सॉरी कर दे। दूसरा रिपेंटेंस, पश्चाताप हम करें, कुछ भी ऐसा हो गया तो। तीसरा रियलाइजेशन करें, शांति से बैठ करके एक बार हम सोचें कि क्या हुआ था, मुझे क्या इसमें करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया, वो भी हम सोच सकते हैं, वो है रियलाइजेशन। और उसके बाद चौथा है रिपेयर, उसको रिपेयर करें, उसके साथ बात करें, अपोलोजाइज करें, उसको माफ़ी मांगे उससे, प्रैक्टिकल में ये एक्ट हम करें। और पांचवा है रिफॉर्मेशन, हम अपना स्वयं का ट्रांसफॉर्मेशन करें, परिवर्तन करें, उन्नति की ओर, डेवलपमेंट की ओर। क्योंकि आत्मा का जो विकास हमें करना है वो बड़ी महत्व की बात है। दीदी एक बार और ये 5 बातें रिपीट करें। अच्छा, हाँ जी। पहली बात है रिग्रेट, दूसरा है रिपेंटेंस, तीसरा है रियलाइजेशन, चौथा है रिपेयर करें उस बात को, हम माना रिलेशन
समझो रिलेशन में कुछ हुआ तो हम उसको रिपेयर कर दे, उसके साथ हम बात कर ले, माफ़ी उससे मांग ले। और पांचवा है रिफॉर्मेशन। हम अपना स्वयं का, हमारी भी कहीं मिस्टेक उसमें होती हैं, जोर से हमने बोला, इरिटेशन में आकर के बोला, हमने भी उसको आवेश में आकर के बोला, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ये तो एग्जाम्पल दिया। तो वो रिफॉर्मेशन करना भी आवश्यक है, हम हमारा स्वयं का परिवर्तन करें, ट्रांसफॉर्मेशन अपना स्वयं का हम करें। तो ये बात का हम जरूर ध्यान रखें। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ये एक बहुत सुंदर बात दीदी ने कही कि हमें किस तरह से ये प्रोसेस अपने अंदर शुरू करना है। लेकिन कई बार दीदी ऐसा भी होता है, मैंने जैसे कहा कि कल से हम कई लोगों के साथ इस विषय पे बात कर रहे थे और कईयों ने अपने मन की कई सारी बातें हमें बताई और कहा कि दीदी आप ज़रूर पूछना ये बात। तो कईयों के पास ये सवाल आया था, मैं मंचासन सभी से ये जानना चाहूँगी। कईयों ने कहा कि दूसरों को माफ़ करना बड़ा आसान हो जाता है कई बार, या उस बात को हम कई बार लेट को कर पाते हैं, लेकिन जब हमने गलती की है और सबसे पहले खुद को माफ़ करने की बात आती है, हम वो माफ़ नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं तो मैक्सिमम टाइम क्या हो जाता है, हम खुद को प्रोजेक्ट करने लगते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, एग्जैक्टली नहीं मैं ठीक हूँ। या फिर हम कहने लगते हैं कि नहीं आपको पता नहीं था ये बात ऐसी थी, ऐसा हो गया इसलिए मैंने ऐसा किया। यस, ऐसा था, ऐसी नहीं थी, यानी क्या है क्या नहीं, इसी उलझन में मैक्सिमम टाइम है ना मोहंते भाई। यस, और इसी उलझन में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि मैंने देखा है कि ये हमारी पर्सनालिटी को ओवरटेक कर जाती है। जी मोहनलाल भाई, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ मोहनलाल भाई, पहले तो कि ये किस प्रकार से हमारी पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व पे प्रभाव डालता है जब हम मैं ही सही हूँ इस बात को सिद्ध करने में लग पड़ते हैं। जब मैं ही सही हूँ ये बात जब अपन बार बार सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो इसका सब पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इवन अपन खुद पे भी धीरे धीरे ऐसी भावनाएं आने लग जाती है कि अपन अपने आप को सुप्रीम समझने लग जाते हैं, और जो कॉमन मैन है उनमें भी यही मैसेज जाता है। तो सबसे पहले तो खुद पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा धीरे धीरे अपने आसपास के जो लोग हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ने लग जाता है। एक्चुअली ये जो भावना है, ये जो सोच है, ये ज़्यादा बड़े होने की सोच नहीं होती है। क्षमा करने का भाव होता है, वो बड़ों का सोच होता है। जैसे कहा भी गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो इसलिए अगर आपको वास्तव में ही बड़ा सिद्ध करना है या होना है या महसूस कराना है और ख़ुद को फील करना है तो अपने अंदर ये भाव होना चाहिए क्षमा करने का और सबको एहसास कराने का। जी, जैसे आपने कहा हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए अपने को क्षमा करने का, नहीं, लेकिन वो भावना के वो कैसे पता लगाएं कि भावना है या गिल्ट है। कई बार हम गिल्ट साइकिल में चले जाते हैं। हमने देखा कि कई सारे लोग कहने लगते हैं मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। फिर हम कहना शुरू करते हैं मैं ऐसी हूँ, मेरे से ऐसे ही हो जाता है। फिर एक बड़ा अच्छा लेबल भी लगा देते हैं, कहते हैं हम तो ऐसे ही हैं, सब कहते हैं मेरे से ऐसे हो जाता है। या प्रायः हम लोगों से सुनते आए हैं, सब कहते हैं मैं गुस्से वाला हूँ, सब कहते हैं मैं ये हूँ। एग्जैक्टली तो हमारी एक गलती के कारण, कोई भी गलती तो गलती है, जैसे अभी दीदी बड़ी अच्छी तरह कह रहे थे गलती तो गलती है, गलती तो गलती है। एग्जैक्टली लेकिन उस गलती को मेरा व्यक्तित्व बना लेते हैं और उस व्यक्तित्व के इतनी गहराई में चले जाते हैं, नहीं मोहंते भाई, तो वो हमारी गहराई में चले जाना आजकल ये रीज़न बन गया है कि लोग खुश नहीं हैं। यस, आप इस पे थोड़ा सा कहना चाहेंगे? बेसिक चीज़ है कि एक आदमी गलती किया है वो जानता है, उसको पता है, बट पब्लिक में बोलना कि मेरा ये कमी है, मैंने ये गलती किया है, वो हिम्मत तो जुटा नहीं पाता है।
आप एक स्टूडेंट लाइफ से देखिए, एक बच्चा 95% मार्क्स स्कोर किया है, 5% कॉपी किया है, 90% अपना लिखा है। सारा विश्व को पता है कि वो 95 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, लेकिन वो बच्चा अपने आप को चीट नहीं कर पाएगा कि मेरा स्टैंडर्ड 90% में है। तो आप जो बोलते हैं कि जब मैं खुद मिस्टेक किया हूँ, मैं ये जो बोस्ट करता हूँ बाहर में कि मुझे लगता है कि जैसे कि मेरा पर्सनालिटी कम हो जाएगा दूसरे के सामने, तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ कि मैं 90% स्टैंडर्ड की हूँ, और वो हमको जिंदगी भर हमको खाया जाएगा। इसी चीज़ के ऊपर सिगमंड फ्रॉयड, आप लोग सुने होंगे, साइको आर्टिस्ट का फादर है, तो उन्होंने बोला था कि ह्यूमन साइक में 3 पार्ट्स है, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। ईद जो है वो जो लिमिटेड ह्यूमन फीलिंग्स हम लोग करते हैं, हम ही है, हम ही जानते हैं, मुझे यही अच्छा लगता है मैं करता हूँ। लेकिन सुपर ईगो जो है वो कंसाइंस है, और ईगो दोनों को बाइंड करता है। तो जब हम अपने अंदर की चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं, हम ईद की लेवल पे रहते हैं, इसीलिए हम लिमिटेड है, हम जिंदगी भर दुखी रहते हैं। बिकॉज मुझे पता है, मेरा सुपर ईगो बोल रहा है कि नहीं, तुम 90 स्टैंडर्ड की हो, डू नॉट पोज योर सेल्फ 95, इसीलिए तुमको तकलीफ हो रहा है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अपने का जो मिस्टेक्स है उसको एक्सेप्ट करना, rather than burning yourself inside. I think I have tried. This is very beautiful thing कि we accept our mistake. Exactly. Inside, not outside. चलो outside नहीं भी कर पा रहे, लेकिन inside तो मैं स्वीकार करूं। लेकिन दीदी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। ये जो हमारी मिस्टेक हुई है, लेकिन मैं इनसाइडली उसे स्वीकार कर पा रही हूँ, ये प्रणाली, जैसे मेरे से गलती हो गई और मैंने उसे स्वीकार कर लिया, मुझे पता है, जैसे भाई अभी कह रहे हैं, इनसाइड मुझे पता है मेरे से गलती हो गई है, लेकिन एक वो सुपर ईगो है ना, वो मुझे स्वीकार करने नहीं देता। तो ये मुझे कैसे समझ आए कि मेरा सुपर ईगो इस समय मुझे वो गलती स्वीकार करने नहीं देता? क्योंकि जब तक मैं गलती स्वीकार नहीं करूँगी तब तक माफ़ नहीं करूँगी। तो ये जो सुपर ईगो मेरे ऊपर ओवर पावर कर रहा है, तो इसका क्या सल्यूशन हो सकता है? इसमें एक बात जरूर है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं सबसे पहले अपने आप को क्षमा करूं, जो बात में मेरा दिल साफ रखूं। मेरे मन के अंदर मुझे अच्छी तरह से नॉलेज है कि हम 90% के हैं, लेकिन बाहर से हम शो कर रहे हैं कि 95%। तो ये एक प्रकार का सुपर ईगो तो कहा कि वो तो हो ही गया, वो तो आप सभी ने अभी सुना। हाँ दीदी, लेकिन कई बार ऐसा भी है ना, हाँ। कि जैसे अभी 95% मेरा पोजीशन इतना बड़ा है कि मैं 90 पे आ नहीं सकती। वो ईगो ही है ना। हाँ, क्योंकि वो लेकिन ego ही है पोजीशन ना। मेरा बड़ा है, मैं डायरेक्टर हूँ या मैं कोई कंपनी का मालिक हूँ, तो मैं तो 90 पे आ ही नहीं सकते। अहंकारी जो होता है वो क्षमा न अपने आप को कर सकता है न दूसरों को कर सकता है। और दूसरी बात कि क्षमा, कल सुनाया था कि क्षमा वीरस्य भूषणम। रियलिटी में आप वीर है, आप हिम्मत वाले हैं, कायरता नहीं है, तो और ही अपने आप को दुखी नहीं करना चाहिए और क्षमा अपने आप को करनी ही चाहिए, दूसरों को भी करनी ही चाहिए। नहीं तो हम कितना अहंकार में स्वयं को पेन देते रहते हैं। क्षमा देने का मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर के अंदर हम वो बात रिपीट करें या सामने वाली जो व्यक्ति है वो रिपीट करे, ये हम परमिशन उसके लिए नहीं देते हैं। बट पेन में हम न रहे। क्षमा का मतलब यहाँ पर ये है कि हम कभी भी वो क्षमा की जो भी बात हुई, लेना या देना, उसमें हम कभी पेन में ना रहे। जैन जो होते हैं उनको पता होगा कि वर्ष में सारे एक दिन बहुत विशेष होता है। वो दिन को कहते हैं कि मिच्छामी दुक्कड़म, मागधी भाषा में ये शब्द है। तो मिच्छामी दुक्कड़म माना एक विशेष दिन पर एक दूसरों को हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मन, वचन और कर्म से अगर मेरे से कुछ भूल हो गई हो
तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और अगर आपका मुझे कुछ फील हुआ हो मन वचन कर्म से, आपसे कुछ ऐसी बात हो गई हो, तो हम आपको क्षमा देते हैं। ये बहुत सुंदर और बहुत नामी ग्रामी ये जैन में ये फेस्टिवल होता है। दूसरी महत्व की बात कि क्षमा देना माना एक बैंडेड का काम करना। आज किसी को जख्म कहीं भी हुआ है, इंजरी हुई है, तो हम क्या करते हैं? बैंडेड लगा देते हैं, जख्म ठीक हो जाता है। बीच में खोलते भी हैं कि उसमें एयर भी होना चाहिए, ये भी हम करते हैं। बचपन में क्या किया था हमारे पेरेंट्स ने? यही तो किया था। तो वो एक स्थूल हो गया, लेकिन हमें अभी ये मन को ऐसा करना है कि हम क्षमा दे करके, जैसे कि जख्म को हमने हील कर दिया। और समझदारी तो हीलिंग में ही है ना, कोई जख्म हमेशा रखने में तो कोई समझदारी नहीं है। थैंक यू दीदी। सूर्य प्रकाश भाई, मैं इस बात पर आपसे पूछा, जैसे दीदी ने अभी कहा कि क्षमा हीलिंग करती है। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस लाइक दैट कि जहाँ आपने क्षमा किया और उसने आपको हील किया हो? क्योंकि आप ऐसे रिस्पेक्टेड पोजीशन में रह चुके हैं, कई बार कई लोगों से आपका इस तरह से व्यवहार भी रहा होगा, तो कैसे क्षमा ने आपको हील किया? यस, इस पर मैं जानना चाहूँगी। मुझे ये सीख मिली थी पहले, बहुत पहले, कि जब कुछ वाकया घटता है तो उसका जब आप सही विवरण कर देते हैं तो आपके ऊपर से सब बोझ हट जाता है। वो गिल्ट वगैरह जो जो हम इसके पहले सुन चुके हैं अभी पिछले 4 स्पीकर्स से। तो क्षमा वाली बात ये होती है कि हम जैसे ट्रेनिंग में रहे हैं, काफ़ी ट्रेनिंग दिए हैं, तो गलती जब होता है तो हम उसको एक्सेप्ट अगर कर लें तो वहीं पे फुल स्टॉप लग जाता है, और जैसे दीदी ने कहा रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जब हम उसको, जैसे प्रशांति बहन ने कहा, जस्टिफाई करने लगते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसका डायरेक्ट उदाहरण ये है, बहुत साल पहले की बात है, 1988 की बात है। मैं एक नाइट फ्लाइंग सॉर्टी के लिए जा रहा था, तो मुझसे, जैसा हम लैंडिंग करते हैं फाइटर एरोप्लेन में, तो उसको रोकने के लिए एक पैराशूट डिप्लॉय होता है पीछे। तो गलती से मेरे से वो बटन, एक डिप्लॉयमेंट का बटन था, एक जेटसन का बटन था, तो एक बटन मेरे से गलती से प्रेस हो गया था। अब वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, जैसा ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उस पोजीशन में सिर्फ मैं ही था और मैं कॉकपिट के अंदर था, और मुझे जो सुपरवाइज़र सी ऑफ कर रहे थे ताकि मैं सेफली वापस आ जाऊँ, वो बाहर थे। तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो मैंने कहा सर गलती से इसके बदले ये कर दिया मैंने। तो अब छोटी सी बात यह है कि अगर मान लीजिए मैं वो एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या होता? मैं, एरोप्लेन स्टार्ट हो गया था, मुझे जाना था सॉर्टी के लिए, छोटी सी गलती, मैं स्विच ऑफ कर देता, वापस आता, फिर उस पर इंक्वायरी होती कि इसमें सिस्टम में क्या फॉल्ट है, पूरा इंक्वायरी करो। मैं तो अपने आप से बच जाता कि भाई ठीक है मैंने कोई गलती नहीं किया, लेकिन जो मुझे सिखाया गया और जो इवन घर से इनग्रेंड था, इवन जैसे कुछ बातें मैंने जो एक्सेप्ट किया है लाइफ में, मुझे उसके लिए पनिशमेंट मिला, उसके बावजूद भी मैं अगला होता तो फिर से एक्सेप्ट करता हूँ। तो वही करते हुए मैंने एक्सेप्ट किया कि ये हुआ। उन्होंने क्या किया, पैराशूट में वहीं बैठा था, उसको चेंज कर दिया, मतलब मुझे माफ़ कर दिया उस बात से, दूसरा पैराशूट लगाया और मैं 2 मिनट के देर में फिर से चला गया और सॉर्टी सक्सेसफुली करके आ गया। मुझ में कोई गिल्ट नहीं था, मिशन बिल्कुल अच्छे तरह गया। नाइट फ्लाइंग का सॉर्टी था, मैं पायलट ऑफिसर था उस समय, 1988 की बात, आप समझ सकते हैं कितने साल पहले की बात है। और वो, अब मैं वापस आया, मुझे तो जो हुआ, उन्होंने सबका एग्जाम्पल बनाया गया कि देखिए 24 लोग थे हम, तो नॉर्मली ऐसे कम वाकया होता है कि आप डायरेक्टली बता दो ये हुआ तो मैटर ही ख़त्म, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं है। और उन्होंने एक तरह से मुझे माफ़ ही किया था। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उसके बाद मैंने खुद लोगों को ट्रेन किया, और मेरे ट्रेनिंग किए हुए लोग अभी आज एयर वाइस मार्शल तक है। हालांकि मैं ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड हूँ, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन उन सब में वो चीज़ जगह है कि एक्यूरेटली हमको बताना है, और हर चीज़ पार्डनेबल है। पार्डन की बात जहाँ तक आती है, हम बहुत कुछ सुन चुके हैं, महात्मा गांधी से लेके हर चीज़,
मैं आगे दृष्टांत अगले बार में बताऊंगा इसके बारे में, बट हिस्ट्री इज रिप्लीट ऑफ एग्जाम्पल जहाँ पे पार्डन हुआ है और बहुत बड़े बड़े केसेस में, और वो फुल्ली रिफॉर्म्ड हो गए हैं। मेरे पास और भी हैं, अभी टाइम है, अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम ले चुका हूँ। तो दैट इज़ हाउ आई फाइंड दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर द अदर पर्सन टू फॉरगिव यू, कि कोई बात नहीं, ऐसे किसी से भी हो जाता है, लेकिन ऐसे मामले में उसको हम मेकअप करने की जो कोशिश करते हैं और मुश्किल में फंस जाते हैं, चक्रव्यूह में एक के बाद एक और गड़बड़ होता है। तो आई फील दिस इज व्हाट इज माय आंसर। थैंक यू। जी दीदी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी। इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि सूर्य प्रकाश भाई ने जो सुनाया कि जस्टिफाई अपने आप को करने लगते हैं, तो रोज़ हम जो प्रवचन सुनते हैं परमपिता परमात्मा का, तो उसमें एक बात जरूर आती है कि कभी भी हमें अपने आप के हमें जज नहीं बनना है। वकील और जज की बात है, हम क्या करते हैं कि स्वयं की गलती या दूसरों की गलती हम वकील स्वयं के बनकर, दूसरों के बनकर के उसको क्या करते हैं, हम दूसरों की है तो बढ़ाते हैं, स्वयं की है तो कम कर देते हैं। तो कभी भी हमें वकील नहीं बनना है, लेकिन हमें जज बनना है कि इसमें न्याय क्या है और सच्ची बात इसमें क्या है। एक तो इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, आपने कहा कि पार्डन की बात कही, तो मुझे शेक्सपियर की एक बात याद आई, विलियम शेक्सपियर की, कि उन्होंने एक बार कहा था कि दूसरों को माफ करना, क्षमा देना, माना स्वयं भी क्षमा के लिए अधिकार रखना, स्वयं को भी क्षमा दे देना हुआ। इतनी बड़ी बात है, दूसरों को देना माना हमें भी रिटर्न में क्षमा मिल गई। दैट्स ए आउटसाइड इन अप्रोच, यानी जितना हम बाहर दूसरों को क्षमा करते जा रहे हैं, उतना हम अपने भीतर एक विशाल क्षमा का सागर बनाते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इस क्षमा के सागर को बनाने के लिए जैसे दीदी भी सुना रहे हैं और यहाँ मंचासीन सभी सुना रहे हैं कि अपने उस अहंकार को कहीं नष्ट करना पड़े, और अहंकार के साथ साथ जो ये इच्छा है, एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्ट करते हैं हम, उसको बढ़ाना पड़े। लेकिन जहाँ एक्सेप्ट करना होता है वहाँ इच्छाएं बढ़ा देते हैं हम कि नहीं, ये ऐसा होना चाहिए था, यस, ये ऐसा होना चाहिए था। अभी मैं रिसेंटली एक छोटी सी बात सुनाती हूँ। अभी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आए थे बच्चों के, रिज़ल्ट तो बड़े अच्छे आए। कभी हम अपने समय देखते हैं तो उस समय तो स्टूडेंट्स 90% तक भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। डू यू अग्री विथ इट? यस, 90 भी पहुंच जाए ना तो हमारी बड़ी अचीवमेंट होती है। हम कहते हैं 90% आया है। और आज जब मैं उन बच्चे से मिल रही थी, 10th या 12th आई सपोज, उसका रिज़ल्ट उसका आया और उसने मुझे आके बड़े अफसोसपन से कहा 94% आया दीदी। तो मैंने कहा अरे वाह, 94%? तो कहते हाँ दीदी 94, बस 6 कम हो गया। अब हमारे लिए तो ये नहीं, हम इसे मुस्कुराते हुए इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए वो 94% एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन वो बच्चा उदास इसलिए है क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन कहाँ तक की है? 100 तक की है। यस। और शायद 100 मिल जाता तो कहता है 1% और मिल जाता। तो ये जो चक्कर चलता है ना, ये जो चक्र चलता है कि जो है चीज़ उसे हम स्वीकार नहीं कर पा रहे और अपने आप को उससे आगे बढ़ा रहे हैं। सामने वाला स्वीकार कर रहा है, ठीक है, ओके, या समटाइम इट हैपन्स, यू नो, समटाइम इट हैपन्स। मैं बहुत पहले किसी का अनुभव सुन रही थी, बड़ा अच्छा शेयरिंग अनुभव था। हम छोटे थे, स्कूल में हमें यह अनुभव सुनाया गया था। मैं शेयर नहीं करती किसका अनुभव है, लेकिन वो जब अपना अनुभव सुना रही थी तो उस पर्सनालिटी ने एक शब्द कहा कि मैं ये कंपटीशन में भाग ही नहीं लेना चाहती थी। क्यों नहीं लेना चाहती थी? कि जो मेरे साथ भाग लेने वाली है ना, वो बहुत अच्छी है, उसका बहुत अच्छा रुतबा है, फेमस है, तो मुझे लगा कि प्राइज़ तो इसी को मिलने वाला है, इसलिए मैं
पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने पार्टिसिपेशन का अपना एप्लीकेशन लिया और मैं घर पहुंच गई। और जब घर पहुंची तो माँ वहीं पर थी, तो माँ ने कहा क्या हुआ, एप्लीकेशन भरा ही? तो उसने कहा कि नहीं मम्मी मैंने नहीं भरा, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रही है ना, वो तो पक्का ही विन हो जाएगी, फिर मुझे एप्लीकेशन भरने की क्या ज़रूरत है, वो तो विनर है ही। तो उनकी माँ ने कहा क्या ये आपने निश्चित कर दिया है कि वही विनर बनेगी और आप नहीं बन सकते? तो उसने कहा हाँ सब कहते हैं कि वही विनर बनेंगे। तो उसकी माँ ने कहा नहीं, मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ क्या आपने ये निश्चित कर दिया कि वो विनर बनेगी और आप नहीं बन सकते? उसको ये बात समझ नहीं आई। उसने अपने एक्सपीरियंस में लिखा कि दिस वॉज ए लाइफ लर्निंग लेसन, जहाँ मैंने ये डिसाइड कर लिया या ये समझ लिया कि मुझे अपने लिए कुछ भी निश्चित नहीं करना है, प्रयास करना है। और ये प्रयास जिसे हम स्पिरिचुअलिटी में पुरुषार्थ कहते हैं, पुरुषार्थ, एफर्ट्स करना पड़ता है। उसी प्रकार ये फॉरगिवनेस का भी एक प्रोसेस है जिसमें एफर्ट्स करना पड़ता है। हो सकता है हम एक बार उसे माफ़ नहीं कर पा रहे, दूसरी बार माफ़ नहीं कर पा रहे, तीसरी बार नहीं माफ़ कर पा रहे, तो आपको लगता है चौथी बार ट्राई करना चाहिए? मैं मनचांस से इन सभी से पूछना चाहती हूँ। अब वो मैंने एक बार माफ़ किया फिर भी वही गलती कर रहा है, फिर मैंने दूसरी बार माफ़ किया फिर भी वही गलती कर रहा है, मैंने फिर तीसरी बार भी माफ़ किया, कितनी दया की सागर, मैंने तीसरी बार भी माफ़ किया फिर भी वही गलती कर रहा है, फिर चौथी बार माफ़ किया दीदी। ये माफ नहीं किया माना हमारी सहन शक्ति की भी कमी है, और माफ नहीं किया माना बोझ हम अपने ऊपर लेकर के चल रहे हैं। राइट ना दीदी, कहीं ना कहीं हमने वो बोझ ले लिया। अब फिर हम एक बड़ा अच्छा शब्दावली कहते हैं। मैं सोहन लाल भाई जी आपसे ये पूछना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है होगा कि आप बार बार माफ़ करते होंगे? नहीं, मैंने देखा आपके जॉब में तो खुदाई की जाती है, एग्जैक्टली क्योंकि पुरातत्व विज्ञान बार बार खुदाई करते होंगे, और खुदाई के समय तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। आप सब जानते होंगे खुदाई के समय बहुत ध्यान देना पड़ता है, इतना ध्यान देना पड़ता है कि अगर ज़्यादा खुद गया तो टूट जाएगा। और शायद आपके पास ऐसा केस भी आया होगा, टूट गया होगा। तो उस समय आप माफ़ कर पाते थे? ये बार बार की जो स्थिति है ये आत्यांतिक स्थिति हो जाती है। अपन सबके साथ भी हो जाती होगी, मेरे साथ ही नहीं, इवन मैं समझ सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि बार बार जब कोई भी चीज़ होती है तो अपन इरिटेट हो जाता है, उसकी अति हो जाती है। तो इस मामले में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में तो बहुत कम हुए हैं ऐसे। अपने तो क्या होता है कि एक तो ऑफिशियल प्रोसेस होती है, एक हमारे आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें आपने खुदाई का कहा। हमारे एक खुदाई की एक विंग होती है, एक्सकैवेशन विंग, जिसमें मेरे साथ आए हुए मिस्टर नीरज कुमार त्रिपाठी, ये इस विंग से स्पेशली रिलेटेड है। वेलकम जी आपका तो भी। मैं इनकी कोई बात जो है ना, अगर इन खुदाई को लेकर स्पेशली अगर ऐसा हुआ हो तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो सुनना चाहूँगा। लेकिन हमारी जो ऑफिशियल प्रोसेस है उसमें तो एक निश्चित है कि भाई ये किसी की पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे मेरी पर्सनालिटी तो यही है कि अपन लास्टली जो है ना किसी पे कोई एक्शन ना लेवें, और जो चीज़ें होती है जैसे मान लो एक तो वर्बली होता है कि भाई किसी ने कोई मिस्टेक की तो उससे पूछा जाए, तो वो अगर सॉरी बोलता है तो इट्स ओके। फिर भी वो नहीं मानते हैं तो हम नोटिस देते हैं, फिर नहीं वो मानते हैं, वो मानते नहीं है ऐसा नहीं है, वो मान रहे हैं लेकिन फिर वही गलती वो हो रही है। रिपीट हो जाती है। हाँ ना। तो हम उसको लेटर देते हैं, लेटर के हिसाब से फिर वो Welcome लेटर to you, सूर्य। हाँ। वो वापस सॉरी मांगते हैं, लेकिन फिर भी वो उसमें रिपीट होता है। फिर तो उसकी रिपीट नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हो रहा है। हो जाता है। तो फिर उसकी हम तो मोस्टली 99% तो हम उसको वहीं पे स्टे कर देते हैं और कैसे करके उसको सेटअप कर देते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें पता है कि जो समाज जो है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। यस। तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि आजकल का सिस्टम डेमोक्रेटिक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपन ही उसको डील कर लें और उसको रिजोल्व कर लें। तो वो फिर अपने आप में उसकी एक लिमिट होती है। जैसे गवर्नमेंट प्रोसेस होती है कि उसको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या साल भर
तक आप उसको होल्ड कर सकते हो, हाँ या जी। ये जो अपनी जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी को उस पर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। तो ये जो चीज़ है ना, कागज़ की चीज़ अलग होती है और स्पिरिचुअलिटी की चीज़ अलग होती है, तो फिर वो आगे अपने आप ये फॉरवर्ड हो ये जो आपने शब्द कहा ना, मैं इसी पे आपसे ना पूछना चाहूँगी मोहंती भाई, एक बात। हाँ, बात ये है, कागज यानी प्रोफेशन, स्पिरिचुअलिटी यानी पर्सनल। पर्सनली मुझे लग रहा है इस व्यक्ति को माफ़ करना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनली मैं नहीं कर सकती। जब ऐसा सिनेरियो आता है मोहंती भाई, तो आप क्या करोगे? पर्सनली आपको लग रहा है मुझे करना है, प्रोफेशनली मैं नहीं कर सकते। ये आंसर से आने से पहले मुझे एक सिचुएशन याद आ रहा है महाभारत का, कि शिशुपाल को कृष्ण ने उसकी माँ को प्रॉमिस किया था कि इसका 99 तक इसका मिस्टेक मैं माफ़ करूँगा, और उन्होंने उसको माफ़ करते गए। लेकिन शिशुपाल एक आदमी है, वो है यूपी का, जो बोलते हैं हम नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। तो बार बार वो मिस्टेक किया, एंड आप सब जानते हैं जो 100th टाइम में कृष्ण ने उसका सर को अलग कर दिया था सुदर्शन चक्र लेके ना। जो लोग इससे लर्निंग करते हैं, कृष्ण किस पर्पस ने इसको किया था कि धर्म संस्थापनार्था या संभवामि युगे युगे, तो हमको इसको निकालना है, ये संसार के लिए बोझ है। तो आप क्या उसमें से सीखते हो कि कृष्ण को अगर लेंगे तो 4 बार मिस्टेक हुआ, 5 बार तो उसका सर निकालना है। बट आपका जो क्वेश्चन था कि प्रोफेशनल लाइफ में, आई वॉज ए मैनेजर इन बैंक ऑफ बड़ौदा, अराउंड 11 प्लेसेस आई हैव वर्कड इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो एक लड़का, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक नया लड़का रिक्रूटमेंट हुआ था, उसको हम लोग ड्राफ्ट सेक्शन में दिए थे। ड्राफ्ट तब लिखा जाता था, अभी तो बंद हो गया। तो ड्राफ्ट लिखने के लिए एक आदमी का हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छा होना चाहिए, वो निर्भुल करना चाहिए, नहीं तो एक ड्राफ्ट लीफ अगर गया बैंक का लॉस होगा। लेकिन एज ए मैनेजर इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट दैट बॉय इज ट्रेंड इन दैट सेक्शन। 4 बार उन्होंने मिस्टेक किया। मुझे मेरा जॉइंट मैनेजर ने बोला, सर इसको सस्पेंड करिए, ये नहीं सीख रहा है। लेकिन मेरा ये मानना था, जिस सिस्टम ने हम सबको रिक्रूटमेंट किया है और हम इतने कॉम्पिटेंट अपने आप को बोल रहे हैं, सेम सिस्टम ने इसको भी रिक्रूटमेंट किया है। अब as the manager or seniors, it is our responsibility to see that that person has the requisite knowledge, his skills and attitude towards work, so that वो भी सबके साथ समान होगा। तो उसके सेक्शन से उधर जगह रखा गया, उसको हम लोग सादा पेपर्स दिए जिसमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा, उसको असाइनमेंट्स दिए, उन्होंने लिखना शुरू किया। 2 दिन में उन्होंने प्रूव कर दिया कि साहब हम एक भी मिस्टेक नहीं करेंगे। Again put me in that section and see that I will prove I am as competent as others। तो आपने जो चीज़ पूछा कि ये हमारी लाइफ में आता है, कहीं ना कहीं हम सोल्यूशन दे पाते हैं, कहीं ना कहीं हम सोल्यूशन नहीं दे पाते। मेरा मानना है, हम अगर नहीं दे पाते हैं, इट इज बिकॉज वी आर नॉट टोटली इन्वॉल्व टू करेक्ट दैट पर्सन और गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो आई थिंक आई हैव ट्राइड। दीदी, मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगी। हाँ, जैसे भाई ने अभी कहा, या और आपको भी कई अनुभव है, मैं जानती हूँ, पर्सनली मैंने देखा है आपको। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस पर आप थोड़ा सा अपने पक्ष से बोले। कईयों के संस्कार ऐसे हैं जिनको रिपीटेडली हमें करेक्शन कराना पड़ता है और तब वो करेक्शन कर लेते हैं। कई एक बार इशारे से भी समझ जाते हैं, उनको समझाना भी नहीं पड़ता है, लेकिन इशारा ही काफ़ी है उनके लिए और वो करेक्शन अपने में कर देते हैं। लेकिन हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के स्वभाव, संस्कार, कल्चर की, फैमिली बैकग्राउंड की, इसमें इतनी सारी बातें होती है, पास्ट जन्म के संस्कार की भी बात होती है। इसीलिए, और वो आत्मा जो है वो कमज़ोर है ज़्यादा। सब एक सरीके तो नहीं होते हैं ना, कोई ज़्यादा कमज़ोर है, कोई स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है वो जल्दी से अपने में करेक्शन कर लेगा, और जो आत्मा कमज़ोर है उसको टाइम लगेगा। तो थोड़ा टाइम मैं समझती हूँ उनको हमें देना चाहिए। तुरंत ही, जैसे भाई ने बताया ना, मोहंती भाई ने, कि तुरंत उसको सस्पेंड, कईयों ने तो सजेशन दिया लेकिन आपने तो नहीं किया उनको, एज ए मैनेजर थे आप तो भी। तो थोड़ा सा हम वेट भी कर सकते हैं,
और उसको ऐसा कार्य दे दिया जिसमें वो कोई जवाबदारी की बात कम थी, तो ये तो कितनी अच्छी बात है ना, उसका तो कल्याण ही हो गया ना, वो जो व्यक्ति था उसका, जो कमज़ोर था उसका। दूसरा मुझे भाई ने जो कहा ना कि स्पिरिचुअलिटी है, तो रियली क्षमा करना ये स्पिरिचुअल प्रोसेस है, ये मेंटल प्रोसेस है, ना कि सिर्फ स्पिरिचुअल प्रोसेस और मेंटल प्रोसेस, लेकिन साथ साथ ये मेंटल बात भी है। हम लोग कितना भी बिजी होते हैं फिर भी हम बात जरूर लेते हैं, स्नान जरूर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नहीं तो हम फ्रेश नहीं रहेंगे। तो ऐसे ये भी स्वयं को हमेशा फ्रेश करने के लिए ये मेंटल बात, क्षमा किसी को देना, ये बहुत बहुत आवश्यक है, ये मुझे याद आया। और दूसरा कि इसमें हमारा स्वयं का हार्ट किसी को क्षमा देने से और किसी से क्षमा मांगने से हमारा स्वयं का जो हार्ट है वो क्लीन हो जाता है, वो स्वच्छ हो जाता है। तो हम अपने स्वयं के लिए, मैं मेरे मन और बुद्धि को, मेरे हृदय को मैं स्वच्छ कर दूं, इसलिए भी क्षमा जरूरी है। या दीदी, थैंक यू वेरी मच। इस प्रोसेस को जरा हम यहाँ पे करके देखना चाहेंगे। हाँ, जैसे अभी हमने एक्टिविटी की थी, जैसे ये शुरू हुआ था पैनल डिस्कशन, उससे पहले हमने एक एक्टिविटी की थी, आप सब इस पर शामिल हुए थे। हाँ, वो बहन डांस कर रही थी, आप सब उसे फॉलो कर रहे थे, ठीक है। उस समय तो आपके लिए नया नया था, आप सब नहीं कर पा रहे थे। नहीं, अभी तो आपको पता है कैसे करना है जी। चौकियाल जी, अभी तो पता है आपको कैसे करना है एग्जैक्टली। सो अभी मैं उस बहन को वापस बुला रही हूँ, क्योंकि अभी इतनी देर से हम मंचासीन से सुन रहे हैं कि करना चाहिए करना चाहिए, तो अभी ट्राई करके देखते हैं। वो बहन जैसा कर रही है वैसा ही आप लोगों को क्या करना है, कॉपी करना है। और कॉपी करने में तो हम सब ओके, वी ऑल आर मास्टर। तो आई रिक्वेस्ट द सिस्टर वंस मोर, मैं उस बहन से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बहन आइए, हम आपको वापस फॉलो करेंगे और खुद को माफ़ करेंगे अगर फॉलो ना कर पाए। ओके, यस, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ स्टार्ट। मैं मंचासीन तो बैठ सकते हैं आप। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। एक साथ फॉलो करना है। एक साथ फॉलो कीजिएगा, नहीं तो खुद को माफ करना पड़ेगा।
थैंक यू। अब मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहती हूँ ऑडियंस में, जब आप सभी ये डांस करा रही थी बहन, आपको तो फॉलो ही करना था, मुश्किल था? कौन कौन कहते हैं मुश्किल था? कोई नहीं था, आपको तो जस्ट फॉलो ही करना था, फिर क्यों आपस में टकरा रहे थे? यस मैम, स्पेस की प्रॉब्लम थी। और और जब हम आपस में टकरा रहे थे ना, तो हम सामने वाले को बड़े प्यार से देख रहे थे, यहाँ से नहीं, जैसे मोहंती भाई हम बैठे थे, हमने कहा बड़ा सुंदर व्यू है, तो मैं वो व्यू देखते हुए देख रही थी। कोई सामने वाले से टकरा रहा था तो मुस्कुरा रहा था, और जब सामने वाले से कोई टकरा रहा था तो किसी की मुस्कुराहट बंद हो जाती थी। प्रोसेस तो वही था, टकराना। कोई तो मुस्कुरा रहा था, टकरा कर मुस्कुरा रहा था, और कोई तो मुस्कुरा रहा था, टकरा रहा था और नाराज हो रहा था। ठीक है ना सूर्य प्रकाश भाई? प्रोसेस तो वही था, गलती तो सभी कर रहे थे, लेकिन कोई मुस्कुरा रहा था, कोई मुस्कुराना छोड़ रहा था। इस एटीट्यूड को आप क्या कहेंगे? इसको कहते हैं लेट गो। इफ़ यू लेट गो, कुछ भी होता है ज़िंदगी में, ये घटना घटनी है, तो उसको आप अगर लेट गो करेंगे तो आप खुद भी पीसफुल रहेंगे और बाकी भी पीसफुल रहेंगे। जी दीदी, दीदी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ये जो भाई अभी कह रहे थे लेट गो, मतलब लेट गो करेंगे तो हम मुस्कुराएंगे, आसानी से रह पाएंगे, लेकिन लेट गो के लिए क्या एटीट्यूड चाहिए हमारा? लेट गो करना बहुत 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 हमारी लाइफ के अंदर आवश्यक है। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि अगर आप लेट गो नहीं करते हैं, क्षमा नहीं देते हैं, तो आप 2 ग्रेव तैयार करते हैं, तैयार करके रखो, ऐसा बोला है। माना कितना स्ट्रिक्टली ये बात कही है कि अपने स्वयं के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। दूसरा मुझे याद आ रहा है, नेल्सन मंडेला जेल में से जब छूटे, मुक्त हो गए, तो उनको कहा कि अभी आप क्या करोगे, इतने साल आपको रखा है जेल में, आप बंद थे, तो आपके मन में क्या आ रहा है अभी? क्या आप इन लोगों को, जिसने आपको जेल में रखा था, क्षमा करोगे आप? तुरंत उन्होंने कहा कि मैंने क्षमा कर ही दिया है। मैं इतना सालों तक प्रिजन में बैठा था, जेल में बैठा था, बंदी था मैं, फिर से दूसरी जेल में, एक जेल से छूट करके, मुक्त हो करके मैं दूसरी जेल में, प्रिजन में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं, मेरा जो बॉन्डेज, बंधन जो सारा है, वो मैं सारा मुक्त करना चाहता हूँ, ताकि मैं फ्रीली वॉक कर सकूँ। ये उनके शब्द है। मुझे याद आता है हमारे यहाँ रोज डिस्कोर्स होता है, और रोज डिस्कोर्स होता है और उसे हम मुरली शब्द कहते हैं, मुरली। आज बड़ा सुंदर सा महावाक्य था, नई सोच, नई वृत्ति, नई सृष्टि का निर्माण करेगा। और हम सभी आज के संसार से बड़े आराम से परेशान हो गए। एग्जैक्टली बड़े आराम से परेशान हो गए हैं, और परेशान होकर कह रहे हैं, मैंने कईयों से सुना है ये शब्द कि अब तो ना सब कुछ बदल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन बदलाव कैसे शुरू होगा? नई सोच, नई वृत्ति से। और उस नई सोच और नई वृत्ति का शुभ आरंभ कहाँ से होगा? बाजू वाले से या मुझसे? है ना? स्वयं से। यस, स्वयं से। तो ये जो एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, स्वयं से, ये जो स्वयं से शुरुआत करनी है। दीदी आपने शुरू में 5 बातें कही थी, एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स फॉर फॉरगिवनेस। उसी 5 बातों में एक बात ये भी आ रही थी कि हमें रिफॉर्म करना है, यानी परिवर्तन करना है। और परिवर्तन किस बात का और कैसे करना है? हाँ, तो सूर्य प्रकाश में मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि परिवर्तन क्या करना है? दया मुझे करना है, मुझे पता है, तो दया की शुरुआत का पहला स्टेप आप किसे कहेंगे? चूँकि ये बातें अभी चल रही है कुछ देर से, तो मैं भी कहना चाह रहा था इसके बारे में। तो बेसिकली जो बातें हो गए उसके बारे में जस्ट 15 सेकेंड
प्रोफेशनल लाइफ में कभी कभी गलती करने का स्कोप होता नहीं है। भाई जी ने एग्जांपल दिया बैंक का, यहाँ वहाँ पॉसिबल है। मेरे पर्सनल लाइफ में एरर का कोई स्कोप था ही नहीं, क्योंकि मिनिमम आप दे सकते हैं अपनी जान, दैट्स ऑल। तो हमारे प्रोफेशन में हमको ये भी सोचना है कि ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे गलती आप कर नहीं सकते, तो वहाँ पे आपको तो पनिशमेंट पॉजिटिव है, करना ही देना ही है। नाउ कमिंग टू द थिंग कि जैसा मोहंती सर ने बोला, काफ़ी लोगों ने बोला, दीदी ने भी बोला कि हम करें क्या। गलती तो कर सकता है, टू एयर इज़ ह्यूमन, ये तो हमने सुना ही है। तो चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो या किसी भी स्टेज में हो, गलती करना ये पॉसिबल है, कोई भी कर सकता है। इसी को कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एरर बीइंग कमिटेड, इसको कहते हैं अगर कोई स्कोप है, कहीं कोई एरर होने की गुंजाइश, समबडी विल कमिट इट ऑन सम डे, कोई ना कोई कभी ना कभी करेगा। तो कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं, जैसे भाई जी भी एयरपोर्ट वगैरह के, जो कल मैं सुन रहा था, स्कोप वहाँ है ही नहीं बिल्कुल। अब दोनों पायलट बाहर आ जाएं, अब ये तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तो जहाँ ऐसे में कोई माफ़ है ही नहीं उसमें। तो रिफॉर्मेशन हम जहाँ बोलते हैं, इसको कहते हैं ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग। तो अगर कोई ऐसी स्थिति में करता है तो पहले उसको भुगतना पड़ेगा जो गलती किया उसको, उसके बाद हम उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, रीट्रेन करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बताऊं, मेरे पूरे लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस है, हमने ऐसे स्कोप, मुझे ऐसे चांस मिले ही नहीं मैं किसी को माफ़ कर सकूं। माइनर चीज़ें होती हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेजर इश्यूज़ के बारे में कह रहा हूँ। लेकिन बाद में जब से मैंने स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन किया है, और स्पिरिचुअलिटी मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसमें, तो अब मैंने क्या किया है कि बाबा कहते हैं कि आप शिक्षा जो देते हैं, शिक्षा भी आजकल, जैसा मैंने पहले कहा कि बच्चे को भी हम ट्रेन करते हैं कि डोंट गेट बीटन, और आप पिट के मत आओ, उसी तरह आप जो शिक्षा जो है, ये एक बहुत बड़ा चीज़ हो गया। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हम शिक्षा देते हैं। बहुत जल्दी से हम लाइन में भी खड़े होते हैं, कहीं पर भी टिकट में, इवन एयरपोर्ट के टिकट लाइन में भी मैं देखता हूँ कि लोग बगल से आते हैं, तो हम शिक्षा देते हैं। तो अब बाबा ने जो बोला, पिछले 10 साल से जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसका मुझे फ़ायदा मिला है। और एयरफोर्स में था, आज अभी मैं पिछले 2 साल से सेवानिवृत्त हूँ। और 8 साल तक मैंने क्या किया, शिक्षा के साथ क्षमा एंड रहम भाव, ये दोनों हम जब मिक्स करते हैं तो वो शिक्षा कोई भी ले लेता है, बच्चा भी लेता है, बड़ा भी लेता है। हमसे जो बड़े हैं वो भी एक्सेप्ट करते हैं बहुत आसानी से। जब हम उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपका नॉलेज लेवल मुझसे कम है, ऐसा कोई भाव आता है तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन जहाँ ये भाव आता है, हम जब शिक्षा ही दे रहे हैं लेकिन उसको युक्ति युक्त बोलते हैं, हमें उसको बोलने का भी तरीका होना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कि मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो सत्य को बोलने का भी एक हमारे पास एक्सपीरियंस, और उसके लिए काफ़ी डेप्थ चाहिए। तो बाबा के नॉलेज में ये डेप्थ मिलता है कि हम शिक्षा तो हमें हर मोड़ पर देना है, लेकिन अगले को पता भी ना चले कि हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, या उनको किसी तरह का इन्फीरियरिटी है और हम सुपीरियर हैं इसलिए उसे शिक्षा दे रहे हैं। उसको युक्ति युक्त जब देते हैं, और उसमें जब हम क्षमा भाव और रहम कि कोई बात नहीं, इसने किया है, एरर्स होते हैं। और मैं जो कह रहा था, हमारे एरर्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, एंड वो बेर नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग ह्यूमन लॉस। तो ह्यूमन लॉस, मॉनिटरी लॉस काफ़ी कुछ। तो हमें शिक्षा देना है, लेकिन साथ साथ हम जब शिक्षा दे रहे हैं, क्षमा और रहम भाव करेंगे। कोई भी गलती कर सकता, और अगर मैं सोचूं कि मैं भी तो ये गलती कर सकता था, इट इज़ जस्ट बाई चांस दैट वो पर्सन उस पर्टिकुलर पोजीशन में थे, उनसे गलती हुआ। अगर मैं भी उस पोजीशन में हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कल जब मैं ऑडियंस में बैठा था, तो मंच से जो भी कुछ बोल रहे थे, क्योंकि हम बहुत क्रिटिकल थे फुल लाइफ में, 33 सालों का मेरा सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट से निकालना था, तो मैंने बहुत आसानी से हर स्पीकर का हर चीज़ मैंने देखा। लेकिन आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे मालूम है ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसको रीप्ले किया जाएगा, कोई कोई देखेंगे। तो अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आप समझिए कितनी बढ़ जाती है। आप इसका डाइसेक्ट नहीं, उसको पता नहीं कितनी बार बोटी काटेंगे और उसको चेक करेंगे कि भाई से क्वेश्चन तो कुछ और पूछा था और सवाल कुछ और, आंसर कुछ और दे गए। तो अब जो है, मुझे अगर मैं समझ पाऊँ कि मैं भी उस स्थिति में हो सकता हूँ कभी, तो अपने आप में वो जो शिक्षा दूंगा और क्षमा करूंगा कि उनकी गलती कोई ऐसी गलती नहीं है, भले वो टाइम भी ज़्यादा ले लिए।
जैसा एक टाइम के बदले दूसरा टाइम हम वहाँ बैठ के देखते हैं, टाइम मैनेजमेंट को देखो, इनके पास घड़ी नहीं है क्या? तो सेकंड सेकंड का मूल्य है, और जो क्वेश्चन आता है उसी का जवाब, और ट्रेनिंग भी बिल्कुल सटीक और उतना ही होना। सही बात है आपकी बात। थैंक यू। यानी वी हैव टू कीप आवर सेल्फ इन देयर प्लेस। यानी जब हम क्षमा करने के प्रोसेस को बिगिन करते हैं तो उस प्रोसेस में सबसे पहले जो मिस्टेक हुआ है वहाँ हमें स्वयं को देखना है। यही आप कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि मैं स्वयं को देखूं कि ये गलती सामने वाले ने नहीं की, ये गलती मुझसे भी हुई है। हाँ, तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी हो सकती है या हुई है, वट एवर, टेक योर सेल्फ इन देयर प्लेस, है ना। लेकिन जब ये देयर प्लेस में रखते हैं दीदी, अभी जो मैं दूसरा स्टेप आपसे पूछना चाहती हूँ रिफॉर्म में, अब मैंने स्वयं को उनकी जगह रख कर देख लिया और ये भी समझ लिया कि इनका रिएक्शन या जो भी था वो उस समय सही था, लेकिन उस सही को मुझे स्वीकार करना है, तो उस सही को स्वीकार करने का सेकंड स्टेप क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। पहले भी ये बात किया मैंने, तो हम अपने आप को बार बार याद कराए कि मुझे इसमें क्षमा देनी ही है और उसमें ही मेरा और उनका दोनों का कल्याण है, दोनों की उसमें भलाई है, और जो हमें करना है वो दिल से मुझे करना है, ऊपर ऊपर से नहीं। ये भी तो एक बात है। दो फ्रेंड्स थे आपस में, बहुत बहुत बनती थी दोनों को, जैक एंड जेरी उसका नाम था। इतनी बनती थी आपस में, काफ़ी सालों तक बनी। फिर ऐसा कुछ दोनों के बीच में हो गया, इतना कुछ हो गया, ब्रेक दोनों का हो गया, आपस में बात भी नहीं करते थे, और ऐसा 25 साल बीत गया। उसमें से एक जो था वो जेरी, वो बीमार पड़ा और वो हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में लास्ट श्वास उसके थोड़े चल रहे थे, तो उसमें उसको याद आया कि मैं क्षमा इसको मांग करके जाऊं और इसको करके जाऊं। जो था जैक जो था उसको, तो वो अपने रिलेटिव्स को बोलता है कि उसको फ़ोन करके उसको बुलाओ, यहाँ पर जल्दी से हॉस्पिटल में बुलाओ। फिर वो पहुँच जाता है, उसका जो फ्रेंड था वो, और ये उससे, जो बीमार था वो उससे क्षमा मांगता है कि मैं आपसे क्षमा करता हूँ, मैं साथ में कैरी करके ये बोझ लेकर के नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो वो कहता है बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूँ। सारी आपस में बहुत प्रेम से दोनों के 25 साल के बाद में इतनी बातें होती हैं, और जैसे ही वो लौटने लगता है, उसका फ्रेंड जिसको बुलाया था, इनवाइट खास किया था, लास्ट में जब वो जा रहा है तो उसको खड़ा करके, वो बीमार है तब भी वो उसको बोलता है, इन केस मेरी मृत्यु नहीं होती है तो फिर हमारा जो था कि मैं फॉरगिवनेस आपको नहीं दे सकता हूँ, वो कंटिन्यू रहेगा हमारा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जो भी करना है वो हमें दिल से करना हाँ, है, सच्चे हृदय yes. से हमें दिल से करना है। नहीं तो हम ये समझे कि हमने उस व्यक्ति को हमारे मन, बुद्धि और हृदय में हमने रेंट पे उसको जगह दे दी है, स्थान दे दिया है, घर उसको दे दिया है रेंट पे, लेकिन वो व्यक्ति सामने वाला मुझे रेंट देता नहीं है, तो नुकसान किसको है? मेरा अपना, वो तो रेंट दे नहीं रहा है ना, मेरा अपना वो तो फ्री मेरे मन के अंदर बैठ गया है और मेरा स्थान उसने ले लिया है, मेरी जगह उसने ले ली है। आई रिमेम्बर दीदी जब आप ये सुना रहे थे इसीलिए ना, हमने कभी भी हम ऐसा ना रेंट पे करें। जगह ना दे। हाँ, फ्री में हम क्यों दे, समझदारी नहीं है उसमें। ये ना फ्री में लेना तो पसंद करते थे ना, थोड़ा जल्दी। मुझे दीदी जब आप ये सुना रहे थे तो मुझे रामायण का वही किस्सा याद आ रहा था। जस्ट इन रामायण देयर इज़ अ वेरी फेमस इंसिडेंट कि जब रावण अपने अंतिम क्षणों में था तो श्री राम जी ने कहा कि जाओ, जाकर लक्ष्मण जी से कहा कि जाकर इनसे अंतिम शिक्षा ले लो। तो लक्ष्मण तो वैसे ही जहाँ प्रसनिफाई करते हैं बहुत क्रोधित, ये आवेश में, और उसने आवेश में कहा कि वो हमारा दुश्मन है, उससे क्या सीखना, जीते तो हम हैं। तो बड़े प्यार से राम जी ने कहा वो हमें बता सकते हैं हारना कैसे नहीं है। एग्जैक्टली ये क्षमा की बात है।
मैं कभी अपने भारतीय संस्कृति को देखती हूँ, ये संस्कृति, ये कल्चर इतना रिच कल्चर है जहाँ क्षमा तो नॉर्मली किया जाता है। एग्जैक्टली नॉर्मल है, हमारा डेली रूटीन है। माफ़ कर दो, कुछ हो जाता कहते छोड़ो ना, ऐसे ही कहते हैं ना, लिव इट, छोड़ो ना। तो ये जो छोड़ना है, जैसे अभी दीदी सुना रहे थे, भाई सुना रहे थे, तो सेकंड मेन स्टेप उसे अपनी पर्सनालिटी में लेकर आना, यानी खुद को डिविनाइज करना, यानी अपने आप को देवता बनाना। देवता और मनुष्यों में ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर क्या है, मनुष्य पकड़ के रखता है और देवताओं को कभी आप देखना मुट्ठी बंद करके नहीं रखते। देवताएं कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? छोड़ा। अपने आप को देवता तो बना के देखिए, जरा हाथ ऐसे करके देखिए, मुश्किल हो रही है। यस तो ये जो छोड़ना वाला प्रोसेस है, यानी डिवाइन बनना, यानी देवता बनना, इसीलिए हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है। आप सब जानते होंगे, कई लोग अपने कुल देवी, कुल देवता कहते हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हमारे एंसेस्टर बंदर थे, नहीं, हम तो यही कहते हैं हमारी संस्कृति के हिसाब से कि हमारे तो कुल की देवी है या देवता है। कभी हमने कहा, वो तो साइंस ने बताया हमें, वो तो साइंस भी सपोज ही कहता है। लेकिन हमारे यहाँ तो पहले से ही प्रपोज है कि वो हमारे कुल के कौन थे, देवी देवता थे। तो भारतीय संस्कृति में ये देने की भावना है। तो सबसे पहले हमें क्या देना है, माफ़ी देनी है। यस इस प्रोसेस को हमेशा अपने जीवन में चलाए रखना है, चलाते ही रखना है, नहीं देते जाओ। इसलिए हमारे इंस्टीट्यूशन में ना एक बहुत सुंदर गीत बना है, बड़ा दिल को छूता है। आप लोग कभी सुनना, अगर भाई हो सके तो गीत बजाना, दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाएं। ये जो भावना है, इसे क्रिएट करने में दीदी मैं आपसे एक बात यही पूछना चाहूँगी, ये जो दिल से देने की भावना है, जिसे हम देवता बनना कहते हैं, ये प्रोसेस है जो कि सच में फॉरगिवनेस को अपने अंदर कल्टीवेट करने का प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में आप थोड़ा प्रकाश डालें कि ये दिल से हम दुआएं कैसे दें। माफ़ तो करना है, लेकिन माफ़ी के साथ दुआओं को ऐड करना है। इसमें एक बात का हमें हमेशा दृढ़ संकल्प और फर्म डिटर्मिनेशन करना होगा कि ये मुझे करना ही है। हम ऐसे ही लाइटली छोड़ देंगे वो नहीं चलेगा। हम ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि क्षमा देने से ही मेरे स्वयं के ऊपर और सामने वाली जो व्यक्ति है उसके ऊपर इफ़ेक्ट जो होंगी वो सूदिंग इफ़ेक्ट होंगी और हीलिंग इफ़ेक्ट होंगी, जो मेरे स्वयं के मन और तन को और सामने वाले व्यक्ति के मन और तन को दोनों को शीतलता प्रदान करेंगी, शांति और सुख प्रदान करेंगी। इसीलिए भी, और संपूर्ण तो कोई भी नहीं है, सभी एफर्ट्स पुरुषार्थ ये कर रहे हैं कि हमारी आत्मा की उन्नति हो। स्पिरिचुअल मार्ग में भी सभी ये पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम परफेक्ट बने, वही दिशा में हमेशा हम आगे बढ़े। एक बार क्या हुआ कि क्राइस्ट के पास कई लोग वहाँ पर आए, उसमें एक लेडी को लेकर के आए और कहा कि इसने पाप कर्म किया है। तो हाथ में सभी के पत्थर था, तो कहा कि हम उसको पत्थर मारेंगे। क्राइस्ट ने कहा कि मैं आप सभी को एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप लोगों में से वही पत्थर इसको मारेंगे जिसने कभी भी, जो पहले भी ये बात निकली थी, कभी भी उसने कोई भी पाप आज तक जन्म से लेकर के नहीं किया है। जैसे ही प्रश्न ये पूछा गया, सब साइलेंस, एक का भी हाथ नहीं उठा पत्थर मारने के लिए। तो इसमें ये बात है। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे हम समराइज कर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी जी। मैं दीदी का बात को लेके और इनके एनालिसिस को लेके थोड़ा मेरा माइंड में इसी रिलेशन में जो आता है मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ
कि बात की शुरुआत हुई थी डांस के समय कोई किसी से लग गया तो उसका रिएक्शन कैसा है। तो उसमें एक अच्छा चीज़ बोला गया है जो कि स्टीफन आर कोवी, किसी ने अगर 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़े होंगे, वो बोला कि बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम टू चूज। स्टिमुलस क्या है, वो हमसे टकरा गए। रेस्पॉन्स क्या है, दिखाई नहीं देता है क्या। सेकंड रेस्पॉन्स, भाई लगा तो नहीं, चल रहा है ठीक। सो ये जो रेस्पॉन्स हमारा है, दिस इज विद इन आवर कंट्रोल। जब हम इसी को कंट्रोल में लाते हैं तब जाके हम फॉरगिवनेस की लेवल तक चले जाते हैं, जो आप देवता की बात कर रहे हैं। और जिस लोगों का ये नहीं हो पाता है, उनके अंदर एंगर व क्रोध है, वो हरदम फट जाता है। जैसे कि भगवत गीता ने बोला कि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। क्रोध से शुरू हुआ, डिस्ट्रक्शन तक गया। तो ये जो चीज हमारा क्वेश्चंस जो था, क्या हम उस लेवल को जा सकते हैं? जा सकते हैं, लेकिन जो मानव लेवल में वो देवता की लेवल जाने की कोशिश करता है, देयर शुड बी ए कॉन्शियस डिसीजन। इतना आसान नहीं है, ये करेक्ट है, लेकिन हो सकता है। कुछ लोग पहुंचे हैं, कुछ लोग प्रोसेस में है, किसी ने शुरू नहीं किया। हमारा यहाँ इतना समय बैठ के ये समय जो हम आलोचना कर रहे हैं, इसका एक मकसद है, क्या मैं जिस लेवल पे हूँ उसी से थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ? और आंसर है यस। एंड कैसे बढ़ सकता हूँ? थ्रू कॉन्शियस एंडियोवर। दीदी की बात मैं लास्ट कर रहा हूँ। दीदी की बात है कि नेल्सन मंडेला की वो बात कर रही थी। नेल्सन मंडेला उसी समय में और एक चीज़ बोली थी। वो बोला कि अगर उनके ऊपर जो मेरा एंगर है, जो रिजेंटमेंट है कि ये लोग हमको 22 साल जेल में रखे, ये अगर मैं कैरी करूंगा, दिस इज द पॉइजन। मैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा हूं। सो एंगर इज द पॉइजन आई एम कैरिंग विथ मी, और द रिजेंटमेंट इज द पॉइजन आई एम कैरिंग विथ मी। आई थिंक आई विल डिस्ट्रॉय दैट पर्सन थ्रू माई एक्शन, बट आई एम डिस्ट्रॉइंग माई सेल्फ। थैंक यू। सो आप सभी रेडी हैं देवता बनने के लिए? तो ठीक है, अभी वापस मैंने बहन से रिक्वेस्ट किया है, वापस वही डांस करेंगे, और लेकिन इस बार देवता बन के। देवता यानी टकराएंगे तो स्माइल करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ से हम स्टेज पे बैठे हैं, इतनी देर से हम सुन रहे हैं, तो कितने लोग देवता बने हैं, तो हम समझेंगे कि ये कार्यक्रम जो है सफल हुआ। लेट अस वंस मोर ट्राई। बहन, मैं आपको वापस रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चलिए आइए आइए, देवता बनना है हमें। लेट अस कम। सेम चीजें बार बार होती हैं। जरा मुस्कुराते हुए, टकराते हुए, देवता बनते हुए। मुस्कुराते हुए, हाँ। बड़े प्यार से, मैं देवता हूँ, सबको माफ कर रही हूँ। स्टार्ट।
थैंक यू। आप सबको मैं एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाना चाहती हूँ। जब हमने शुरू में किया तो सबकी बहुत गलतियाँ हो रही थी, जब बीच में किया तो थोड़ी गलती कम थी, लेकिन अभी तो सब इतना मुस्कुरा रहे थे कि गलतियाँ नज़र ही नहीं आ रही थी। और यही है देवता बनना। तो चलिए परमात्मा को थैंक्स करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा हमें देवता बनने की शिक्षा दी है, दया भावना भरी है। तो चलिए उस परमात्मा को थैंक्स करते हैं, थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठते हैं और जो बातें हमने अभी इन सभी महानुभावों से सुनी हैं उसे अपने जीवन में धारण करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो एंड होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा और आप इसी देवताई जी दीदी। क्षमा अर्थात एक बात हम याद रखेंगे कि रिकंसिलिएशन आपस में हमारा, दूसरा क्षमा देना, माना हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, हम सामने वालों पर फोकस हमें कभी भी नहीं करना है। और तीसरी महत्व की बात है कि क्षमा करना माना बैरियर हमारे से, ब्लॉकेज हमारे मन से निकाल देना, दीवार हमारे मन से निकाल देना जो हमें बार बार ऑब्स्टिकल के रूप में आएंगी। कुछ अच्छा कार्य करने बैठेंगे तो ये बातें सारी बीच में हमारे स्मृति पटल पर आ जाएंगी। तो इस बात का भी हम ध्यान रखें। और एक बात है कि वर्तमान को हमें हमेशा वर्तमान में एंजॉय होना है।
हमेशा वर्तमान को हम एंजॉय करें। क्षमा न करना माना पास्ट की बातों को हमने अपने मन के अंदर होल्ड करके रखा है और हम वर्तमान को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो कितना बड़ा अपने आप से हमें नुकसान होता है। जब हम पास्ट की बातों को याद करते रहते हैं, पास्ट में हमारा जीवन जब व्यतीत होता है, तो हम वर्तमान को बहुत इनजस्टिस करते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें वर्तमान को इनजस्टिस कभी भी हमें नहीं करना है। कोई दृश्य कोई सामने देख रहा है, कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, ऑडियंस में बैठ करके देख रहे हैं और स्टेज के ऊपर जो चल रहा है दृश्य वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के पहले क्या हो गया उसमें ही मन और बुद्धि बिजी है, फिर क्या होगा? वर्तमान आप देख ही नहीं पाएंगे। वर्तमान में क्या हो रहा है, सामने कौन हमारे व्यक्ति हैं, क्या हमारे पास कार्य हमें करना है, तो ये सब में हम इनजस्टिस करेंगे। तो इस प्रकार से इनजस्टिस करना बिल्कुल ही ठीक बात बिल्कुल ही नहीं है। तो इसीलिए हमें वो भी नहीं करना है। और पास्ट का हमने होल्ड किया तो हम दो हाथों से जो वर्तमान का हम स्वागत करना चाहते हैं, वो वर्तमान का जो खुशी खुशी से वर्तमान का हमें स्वागत करना चाहिए। और हमेशा हम अपने जीवन के अंदर खुश रहे। खुशी जैसी खुराक नहीं है, हम आनंद वर्तमान का ले पाए। इसीलिए भी हमारे कल्याण और समझदारी ये है कि दो हाथों से हम वर्तमान का ही स्वागत करें। एक हाथ में पास्ट की कोई भी बात हम होल्ड करके बिल्कुल ना रखें। ये एक ग्रीस कैसे कार्य करता है दो मशीन के बीच में, तो ये क्षमा करना माना एक ग्रीस की तरह कार्य हो गया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच दीदी। अब मैं एक ही बात, हाँ जी तो दीदी। दृढ़ता से ये हम करें क्योंकि जी, दृढ़ता जी। सफलता की चाबी चाबी है। है। इट इज अ की टू सक्सेस। सक्सेस। तो इस बात का ध्यान रखें। जी दीदी, थैंक यू वेरी मच दीदी। और मैं आप सभी मंच आसीन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।